अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाइज बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस के चैप्टर 2 की। और आज हमारा सेकंड लेक्चर है, द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने बात की थी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड की, कि किस तरह प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता है। और क्योंकि एसएच प्लांट बॉडी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है एनिमल बॉडी से, तो यहाँ का जो सिस्टम है वो भी बहुत डिफरेंट है। तो हमने कहा था कि यहाँ वास्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं जो दो होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, और यही दोनों इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर में। जिस तरह से जाइलम जो है उसका काम ये होता है कि वो पूरी प्लांट बॉडी में वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, वेल फ्लोएम जो है वो पूरी प्लांट बॉडी में फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर या आपके पास किसी एनिमल बॉडी के अंदर एक निज़ाम है जिसका नाम है निज़ाम दौरान खून, तो वहाँ ब्लड जो है वो खून की नाली में मूव करता हुआ ट्रांसफर करता है। सिमिलरली यहाँ पर भी जाइलम और फ्लोएम वो दो नालियाँ हैं, वो दो वेसल्स हैं, वो दो वास्कुलर बंडल हैं जिनके अंदर ग़िज़ा और पानी को तरसील दिया जाता है पूरी प्लांट बॉडी के अंदर। लेकिन यहाँ हार्ट की तरह कोई अलग से स्पेशल ऑर्गन या पंप मौजूद नहीं है। सही, ये हमने डिस्कस किया था जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। जाइलम जो है वो थिक होते हैं, फ्लोएम जो है वो आपके पास थिन होते हैं। जाइलम जो है वो इनसाइड होते हैं, फ्लोएम जो है वो आउटसाइड होते हैं। और सिमिलरली हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करी थी। उम्मीद है कि वो आपने जो है वो रिव्यू कर लिया होगा और उसकी एक समरी बना ली होगी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस टॉपिक के अंदर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। लास्ट टाइम हमने सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बात की थी, आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की। तो हम ये बात जानते हैं कि प्लांट बॉडी के अंदर जो वास्कुलर बंडल जाइलम है, एक्चुअली वो जिम्मेदार है प्लांट बॉडी के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का। जाइलम ही वो वास्कुलर बंडल है जिसने कंट्रोल किया हुआ है या संभाला हुआ है जिम्मेदारी को कि प्लांट बॉडी के अंदर किस तरह से पानी को तरसील करना है। सही है, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्ट वाले पार्ट से। तो हम ये बात जानते हैं कि प्लांट बॉडी में वाटर आता कहाँ से। तो प्लांट बॉडी में वाटर आता है रूट से। सही है, कौन करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर? इट इज डन बाय जाइलम। ये बताने वाली बातें आपको याद होना चाहिए। तो रूट से स्टार्ट करेंगे। तो रूट्स हमारे पास जो जड़ें हैं, एक्चुअली वहां से पानी आना जो है वो प्लांट बॉडी में शुरू होता है। अगर मैं यहाँ पे एक रूट ड्रॉ करूँ फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही, तो ये एक रूट है अगर, तो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास। जो रूट की जो टिप है, सही है, इसे जो है वो कहा जाएगा रूट कैप। सही, इससे यहीं पे आपके पास आपको बहुत सारे हेयर्स नज़र आते हैं रूट्स के ऊपर। अगर आपने रेडिश या कैरेट को देखा हो तो वहाँ जो वो बिल्कुल एक रूट ही होती हैं वो भी। तो ये जो हेयर्स हैं इन्हें कहा जाता है रूट हेयर्स। सही, रूट हेयर्स आपके पास हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर रूट के अंदर, रूट हेयर्स के अंदर एक लिक्विड मौजूद है जिसे कहा जाता है सेल सेप। सेल सेप कहा जाता है इसे। सिमिलरली आपके पास अगर बात की जाए जाइलम और फ्लोएम की, तो रूट्स के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है वो बिल्कुल दरमियान में पाए जाते हैं। सही है, जाइलम और फ्लोएम में जो कैपिलरीज या वेसल्स हैं वो बिल्कुल दरमियान में पाई जाएंगी। सही, तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पास रूट्स जो हैं वो एक प्लांट को ज़मीन में आपके पास गाड़ कर रखती हैं, उसे वहीं बिल्कुल जो है वो जमा के रखती हैं। इसी वजह से जाइलम और फ्लोएम जो है वो बीच में है, ताकि वो अब प्रॉपर जो है वो उनको स्ट्रेंथ मिल जाए रूट्स को, कि वो उन जड़ों को जो है वहाँ पर, उस प्लांट को वहाँ पर जमा कर रख सकें। सही है, होता क्या है, जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है या नमकियात एब्जॉर्ब की जाती है ज़मीन से, वो रूट हेयर्स करते हैं। सही है, रूट हेयर्स जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, इजीली जो है वो ज़मीन में मौजूद वाटर और मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सही, जब रूट हेयर्स में आपके पास आ जाता है वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होकर, तो फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्योंकि रूट हेयर में सेल सेप मौजूद है, तो सेल सेप उसको मदद करता है एब्जॉर्ब करने में। ऐसा क्यों है? इट्स लाइक प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अगर आपको याद हो क्या होता है ऑस्मोसिस में, कि सिर्फ आपके पास जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से जो है कि कहाँ लो है और कहाँ हाई अमाउंट में मिनरल्स मौजूद है, तो फिर वो चीज़ें वहाँ मूव कर जाती हैं। तो होता ये है कि सेल सेप के अंदर मिनरल्स की अमाउंट कम होती है और जो रूट हेयर्स के अंदर है
और आउटसाइड द रूट हेयर्स, जो बाहर पानी है उसके अंदर मिनरल्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो जो मिनरल्स और वाटर है वो इनसाइड द रूट हेयर मूव कर जाते हैं। तो सेल सेप का काम ये है कि ये फोर्स जनरेट कर रहा है, एक ताकत जनरेट कर रहा है बाहर वाले मिनरल्स और पानी को अंदर खींचने के लिए। जब रूट हेयर्स तक आ जाता है वो, तो फिर उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है वहाँ मौजूद रूट में मौजूद जाइलम टिश्यूज के अंदर, सही। और जाइलम टिश्यूज जो है वो उसे आगे ट्रांसफर करते हैं। तो बेसिकली एक कॉलम बन जाता है, वाटर कॉलम बन जाता है कि पानी जो है वो नीचे से रूट हेयर से एब्जॉर्ब होता रहता है और वो जाइलम के अंदर आता रहता है और ये पानी फिर ऊपर चढ़ता रहता है, सही। तो ये तो रही रूट्स की बात। उसके बाद ये तो इनसाइड द जो है वो लैंड बात की जाए, ज़मीन के अंदर की बात की जा रही है। अब जब आपके पास अगला पार्ट कौन सा है, स्टेम यानी तना। अब अगर ज़मीन से ऊपर की बात की जाए, ये ज़मीन नीचे की बात थी, तो ये जो स्टेम यहाँ पे आ रही है, सही है। इनके स्टेम के जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वो दरमियान में ही होते हैं और रिंग की तरह शक्ल बनाए हुए होते हैं। हमने पढ़ा था फिजिक्स लेक्चर में अपने। तो यहाँ जो है वो अगर मैं ऐसे राउंड राउंड ड्रॉ कर दूँ तो ये होंगे जाइलम फ्लोएम, सही। इसकी वजह ये है कि जाइलम फ्लोएम क्यों है इस तरफ, ताकि स्टेम जो है वो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए और स्टेम टूटे ना। जो हार्ड चीज़ होगी वो टूट जाती है, लेकिन अगर वो फ्लेक्सिबल है तो जितना भी तोड़ मोड़ लिया जाए वो टूटती नहीं है, सही है। तो इसीलिए जाइलम फ्लोएम इस तरफ मौजूद है ताकि स्टेम के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे और वो आराम से फ्लेक्सिबल हो जाए, मुड़ जाए या टूटे ना, सही। स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करेगी जाइलम फ्लोएम इस तरह से स्टेम को। तो अब जो वाटर रूट से आ रहा था ऊपर जाइलम के जरिए, वो स्टेम वाले जाइलम में आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे भी जो है ये जो वाटर कॉलम है ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, सही, इस तरह से। उसके बाद जब ये बढ़ जाता है तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो लीव्स हैं। तो लीव्स में क्या होता है, अगर हम जब लीव्स ड्रॉ करते हैं ड्राइंग में भी, तो हम ऐसे लाइंस बनाते हैं लीव्स के अंदर, ऐसे डिफरेंट शेप्स की। इन्हें हम वेन्स का नाम देते हैं। तो लीव्स के अंदर यही वो वेन्स हैं एक्चुअली जो समझ लें क्या वाटर ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं, सही है। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है वेन्स का किसी भी लीफ के अंदर, वही क्या है यहाँ के बाद ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर को। यहाँ तक पहुँचता है वाटर स्टेम के बाद, यानी यहाँ जो स्टेम होगी यहाँ पर, तो इस तरह ये जो मिडरिप जो चल रही है, मिडरिप के साथ जो वेन्स चल रही हैं, इनके अंदर फिर वाटर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, सही। तो ये हमने देखा कि पहले रूट्स हैं, देन फिर स्टेम है और उसके बाद लीव्स के अंदर जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और इस तरह से एक वाटर कॉलम बन गया है, वाटर स्ट्रीम बन गई है, सही है। कि नीचे से रूट्स पानी खींचती जा रही हैं, वो ऊपर ऊपर भेजती जा रही हैं और इस तरह ऊपर ऊपर भेजकर जो है वो वाटर कहाँ तक पहुँच गया, वो वाटर पहुँच गया है लीव्स तक। अब लीव्स पे क्या होते हैं, लीव्स पे होते हैं माइक्रोस्कोपिक पोर्स, जो हमें नज़र नहीं आते वैसे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक में बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं साइज में, जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा, सही। स्टोमेटा कहा जाता है। एक को कहते हैं स्टोमा और बहुत सारे होते हैं तो इनको फिर स्टोमेटा कहा जाता है, सही। इन्हीं स्टोमेटा के जरिए पानी जो है वो एवापोरेट हो जाता है ऊपर इन्वायरमेंट में, आउटसाइड द एनवायरमेंट, आउटसाइड द प्लांट बॉडी। इस तरह से रूट्स पानी एब्जॉर्ब कर रही हैं, उनको ट्रांसफ़र कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट कर रही हैं लीव्स तक और फिर स्टोमेटा के ज़रिए वो पानी एवापोरेट हो रहा है। यही वाटर स्ट्रीम है, सही। जब पानी एवापोरेट होता रहता है तो लीव्स के अंदर एक गैप क्रिएट होता रहता है, उसी गैप को फिल करने के लिए रूट्स ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती हैं, सही। कि जाइलम हर वक्त पानी से भरा रहे, जो जाइलम वेसल है, जाइलम वास्कुलर बंडल है, वो हर वक्त पानी से भरा रहे, उसके अंदर हर वक्त वाटर की मूवमेंट मौजूद रहे। इसलिए आपके पास ये काम होता है कि वो जो पानी जो है वो अगर ऐसा ना होगा, एवापोरेट नहीं होगा पानी, तो फिर रूट्स तो एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगी, सही है, थोड़ा सा ही करेंगी। तो हर वक्त जो है वो जब तक जो है सनलाइट है, जो फैक्टर्स हैं हम डिस्कस करेंगे, तो स्टिमुलेटर से पानी एवापोरेट होता रहता है और वहाँ गैप बनता रहता है। उस गैप को फिल करने के लिए रूट्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करती रहती हैं और ये वाटर कॉलम या वाटर स्ट्रीम जो है वो हर वक्त मूवमेंट में रहती है, चलती रहती है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है ट्रांसपायरेशन, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसपायरेशन में होता क्या है। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है बेसिकली कि जब वही कहानी पूरी यही रहेगी जो भी सुनाई है आपको, कि रूट्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगी और वो स्लीप तक जाएगा, वो एवापोरेट हो जाएगा। यही जो है वो ट्रांसपायरेशन है।
द एवापोरेशन ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। प्लांट के वो हिस्से जो ज़मीन से ऊपर हैं, जिनका सामना इन्वायरमेंट से होता है, सही, एयर से होता है, सनलाइट से होता है, वो जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो इजाफी पानी को प्लांट बॉडी से वेपर्स की फॉर्म में, बुखारात की फॉर्म में बाहर निकालेंगे, एवापोरेट करेंगे। इस अमल को ट्रांसपरेशन कहा जाता है, सही। तो ये जो मैं अभी कह रहा था, ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, एक्चुअली वही क्या है, ट्रांसपायरेशन। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो लीव्स के अंदर वाटर का वो गैप क्रिएट नहीं होगा जिसे फिल करने के लिए रूट्स मजीद वाटर को एब्जॉर्ब करें। तो ये ज़रूरी है कि प्लांट जो है वो एक्सेस वाटर को या वाटर को जो है जो लीव्स तक पहुंच गया है, जो फूड बनने में अब यूज़ नहीं हो रहा, सारा पानी तो यूज़ नहीं होगा ना, सही है, जब तक फूड बन रहा है तो फूड में यूज़ हो गया, बाकी जो एक्सेस वाटर है उसको जो है वो लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू वेपर्स की फॉर्म में एवापोरेट कर दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और इस प्रोसेस की वजह से ही जो वाटर कॉलम है वो चलता रहता है, उसमें कहीं ब्रेकेज नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि लीव्स जो रूट्स जो है वाटर एब्जॉर्ब करना छोड़ दें, सही। तो ये गैप क्रिएट करता है ये प्रोसेस वाटर कॉलम में, ताकि रूट्स जो है वो उस गैप को कंटिन्यू फिल करती रहें, सही है। लेकिन हमारे पास ट्रांसपायरेशन के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, इस प्रोसेस के लिए ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर इस पर जज किया जाता है कि ये प्रोसेस कब अच्छा होगा, कब ये प्रोसेस बहुत बुरा होगा, या कब इस प्रोसेस का रेट फास्ट होगा या कब स्लो होगा। यानी किन मौकों के ऊपर ट्रांसपरेशन या वाटर लॉस जो है वो एवापोरेशन जो रहेगी वो बहुत ही फास्ट होगी, और कब जो है वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी, कब जो है बिल्कुल ही रुक जाएगी। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है, जो इम्पैक्ट रखते हैं इस प्रोसेस के ऊपर। अभी हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, सही। तो अब हम बात करने वाले हैं उन फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपरेशन के रेट को, इस प्रोसेस की स्पीड को जो फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं उनको हम डिस्कस करें। तो द फर्स्ट वन इज हीट, दर्जे हरारत, सॉरी हरारत सिर्फ, सही है। तो हीट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, या लाइट जो हीट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके पास ट्रांसपरेशन की जो है वो इफेक्ट के लिए। हीट को हम जो है वो मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर की बुनियाद पर या हीट की बुनियाद पर इस बात को जज करेंगे कि अब ये प्रोसेस फास्ट होगा, कब ये प्रोसेस स्लो होगा। होता क्या है कि टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल आपके पास जो है कर रहा होता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को, सही है। आपको पता है कि स्टोमेटा का यहाँ ड्रॉ किया जाए तो स्टोमेटा के अराउंड दो गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, सही है। और अभी ये क्लोज है तो देन अगर ओपन होंगे तो ये इस तरह हो जाएंगे, सही। तो ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है ये आपके पास डिपेंड करती है हीट के ऊपर। जब हीट ज़्यादा होती है आपके पास तो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं, वहाँ जल्दी से ज़्यादा देर तक ओपन रहते हैं। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, सही है। तो सिमिलरली जब वो ओपन हो गए तो पानी का अखराज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर हीट बहुत ज़्यादा है तो वाटर लॉस भी क्या हो, ज़्यादा होगा, रेट ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। अगर ग्राफ बना कर ड्रॉ किया जाए तो यहाँ मैं ले लेता हूँ आपके पास टेम्परेचर को, और यहाँ मैं लेता हूँ रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। तो होगा क्या कि जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज होगा सिमिलरली रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज होगा। इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो ट्रांसमिशन का रेट भी, जितनी ज़्यादा हीट उतना ज़्यादा वाटर लॉस, सही। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट, सही है। हम ये बात जानते हैं कि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनाइज्म है, ऐसे जानदार हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। क्या चीज़ यूज़ करते हैं? प्लांट यूज़ करते हैं आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, सही है। अभी आपको बताएंगे वाटर कहाँ से आएगा, रूट से आ जाएगा, सही है। सनलाइट मौजूद है, डे टाइम मौजूद है तो, और CO2 गैस जो है वो भी हवा से रिलीज जाएगी। तो होता ये है कि आपके पास लाइट के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है ये प्रोसेस। अगर सनलाइट ज़्यादा है तो सनलाइट अगर मौजूद है तो स्टोमेटा फूड बनाएंगे तो वो ओपन रहेंगे, सही है। स्टोमेटा जब ओपन रहेंगे फूड बनाने के लिए तो वो वाटर को भी, जब फूड बनेंगे तो ऐसे एक्सेस वाटर ही हमें बन रहा होगा तो उसको जो है वो एवापोरेट करेंगे। तो लाइट का भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है किससे, ट्रांसपायरेशन से। लाइट ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी, वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। ग्राफ लाइट का भी ऐसे ही बनेगा कि यहाँ लाइट है और यहाँ ट्रांसपायरेशन का रेट है। लास्ट हमारे पास फैक्टर है ह्यूमिडिटी, उसको मैं जो है यहाँ लिख देता हूँ। ह्यूमिडिटी यानी नमी।
हम ये बात जानते हैं कि हमारी जो है एयर के अंदर वाटर वेपर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। सही है, एयर के अंदर वाटर पहले ही वेपर्स की फॉर्म में मौजूद रहता है। तो अगर जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में मौजूद है एयर के अंदर, जिसे मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी कहा जाता है, अगर उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है एयर के अंदर पहले ही, तो ट्रांसपरेशन होने की ज़रूरत नहीं है। सही है, अगर हवा में पहले ही वाटर मौजूद है तो प्लांट अपना पानी एवापोरेट नहीं कर सकते। सही, लेकिन अगर हवा खुश्क है, वाटर वेपर्स कम है एयर के अंदर, तो फिर बआसानी प्लांट अपना वाटर जो है वो रिलीज कर देंगे एनवायरनमेंट के अंदर। तो ह्यूमिडिटी का जो फैक्टर है ये इनवर्स है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसफॉर्मेशन का रेट स्लो हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो ज़्यादा हो जाएगा। सही है, तो इसका ग्राफ जो है थोड़ा उल्टा बनेगा, ऐसे। ये ह्यूमिडिटी है और ये ट्रांसपरेशन का रेट है। तो जब ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा होगी तो रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। अगर एनवायरनमेंट ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, नमी पहले से मौजूद है माहौल के अंदर, तो प्लांट जो है अपना वाटर वेपर्स की फॉर्म में एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं कर सकते। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रांसपायरेशन, कि किस तरीके से जो है वो रूट से पानी एब्जॉर्ब होता है और किस तरीके से वो स्टेम से गुजरते हुए लीव्स तक पहुंचता है, और देन लीव्स उसको एनवायरनमेंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। दिस वाज दिस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की बात समझ में आई होगी। आपने अपना पूरा टॉपिक जो है वो रिव्यू करना है, रिवीजन करना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट की समरी बनानी है। आपकी बुक में पेज नंबर 25 के ऊपर 2 एक्टिविटीज़ भी मौजूद हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन हो रही है नहीं हो रही, उसको भी आपने चेक कर लेना है, परफॉर्म कर लेना है। अब बारी आपकी होमवर्क और क्लास वर्क की। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम और अब बारी है आपके होमवर्क की।